दोस्तों, मैं आज फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन की बात कर रहा हूं कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन जो है भारत सरकार ने, आप देख सकते हैं कि गजेटेड है, द गजेटेड ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। ये कब प्रकाशित हुआ है? 16 जनवरी 2015 को प्रकाशित हुआ है। और किसने किया है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया है? पारित किया है। और जिसका नाम क्या है? भेषजी अभ्यास विनिमय 2015 इसका नाम है। और इंग्लिश में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 से कहा जाता है। दोस्तों, इसको मैं आज पूरा डिटेल में डिस्कस आपसे करूंगा कि किस तरीके से ये पारित हुआ और हम जो फार्मासिस्ट हैं या क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं वो क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्चुअली है क्या। आप देख सकते हैं संख्या 14/148/2012 भेषजी अधिनियम, मतलब फार्मेसी एक्ट 1948 का 8 की धारा 10 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय भेषजी परिषद केंद्र सरकार के अनुमोदन से, मतलब केंद्र सरकार ने इसको क्या किया है? पास करवाया है। दोस्तों, इसके पहले कांग्रेस शासन थी, इसने इस अधिनियम को डिले कर दिया था, लेकिन जब से सरकार आई है उसने 2015 में इसको पारित कराया। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि केंद्र सरकार के अनुमोदन से, केंद्र सरकार का अनुमोदन मतलब कि जो हमारी मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसके अनुमोदन पे उसने बोला है कि आप इस तरीके का एक प्रावधान लाइए। तो इसकी फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को इसको पास करना पड़ा। और इसमें संक्षिप्त में दिया हुआ है, बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। मैं चैप्टर्स डिस्कस करूंगा आपसे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। संक्षिप्त नाम क्या है इसका? भेषजी अभ्यास विनिमय 2015, मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। कहाँ प्रकाशित हुआ है? डेट आपने देख ली है, कब की डेट है? 5 जनवरी 2015 में प्रकाशित हुआ है भारत का राजपत्र में। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषाएं दी हुई हैं। का अधिनियम का अभिप्राय क्या है? कि अभिप्राय भेषजी अधिनियम 1948, मतलब कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है फार्मेसी एक्ट जो है उसके 1948 की संख्या 8 के अंतर्गत ये अधिनियम लिया गया। मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन फार्मेसी एक्ट 1948 की संख्या 8 के अंतर्गत लिया गया है। भेषजी अभ्यास क्या है? मतलब कि फार्मेसी प्रैक्टिस की परिभाषा एक्चुअली है क्या? पहला क्या है? चिकित्सा आदेशों का निर्वचन। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? पहले चिकित्सा के जो आदेश हैं या मतलब प्रिस्क्रिप्शंस हैं उसको आप क्या कर सकते हैं? पढ़ेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन मतलब क्या होगा कि ड्रग कौन सी है, डोज कितना है, कितने टाइम देना है, और उसका क्रियान्वयन, मतलब कि कैसे उसको आपको पेशेंट तक पहुंचाना है, किस डोज में पहुंचाना है, ये सब चीजें। निर्धारित औषधि का वितरण, मतलब कि निर्धारित औषधि का वितरण मतलब क्या होगा कि औषधि जो है, जो इंसान के बॉडी में जा रही है, पेशेंट की बॉडी में जा रही है, उसका वितरण कब कब करना है, मतलब कि डेट, उस डेट पे और किस टाइम पे, सुबह दोपहर शाम। जैसे कि आपने हॉस्पिटल में, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट होता है, वो एडमिट होता है, और जो ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं वो आज की डेट में कौन होते हैं? BAMS BHMS डॉक्टर्स। वहां पर हम लोग का रोल है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल है कि हम जो डॉक्टर्स लिख के जा रहा है दवाइयों को, उसको विद द हेल्प ऑफ किसके? जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी के विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग स्टाफ की औषधियों को दिया जाए। ठीक है, औषधि का आदेश को माना जाए। तो सबसे पहली चीज यहां पर ये क्लियर हुई। दूसरी चीज क्या हुई? औषधि और साधनों का चयन। औषधि और साधनों का चयन क्या है कि औषधि, कौन कौन सी औषधि हो सकती हैं, और साधनों का चयन मतलब आप कौन से डोजेस फॉर्म में दोगे और कौन सी मशीन से दोगे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, तो वहां पे यदि क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है तो वहां पर
डॉक्टर्स या जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो लिख के जाएगा दवाइयों को, और औषधि का डोज, और हो सकता है कोई मशीन हो सकती है वहाँ पे देने के लिए, चाहे तो अपना नॉर्मल कैनुला हो गया, कैनुला के थ्रू बेनफ्लॉन हो गया, या उस कोई भी मशीन और भी हो सकती है, कितनी सारी मशीनें होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में, सोनोग्राफी मशीन होती है, तो उस उनके द्वारा औषधियों को बॉडी में यदि वो जाएंगी तो वो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के थ्रू जाएंगी। औषधि प्रशासन मतलब कि क्या, जो औषधि का पूरा पूरा प्रिस्क्रिप्शन है, उस प्रिस्क्रिप्शन में कितने डोज पे कितने दिन तक कब तक एक औषधि को, एक एलोपैथी मेडिसिन को, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन को हमको, या होम्योपैथी मेडिसिन को हमको देना है। औषधि मतलब दोस्तों एक चीज और क्लियर कर लें कि औषधि मतलब औषधि होती है, चाहे वो एलोपैथी औषधि हो, चाहे वो आयुर्वेदिक औषधि हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे वो प्लांट फूड हो, चाहे वो यूनानी हो, कोई भी औषधि है यदि वो व्यक्ति के अंदर एक फॉर्म में जा रही है तो। औषधि विधान समीक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। औषधि विधान समीक्षा कि औषधि का विधान मतलब कि किस चीज में आपको घोल के देना है, डायल्यूट किस में करना है, आपको सलाइन वाटर में देना है उसको, कि डायरेक्ट ओरली देना है, किस डोजेस फॉर्म में देना है, नजल के थ्रू देना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथा औषधि या औषध संबंध अनुसंधान में सहभागिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसका आज मैं हमेशा बोलता हूं कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन का उपयोग करिए, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन का। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि औषधि संबंध अनुसंधान मतलब कि जितनी भी औषधियां हैं, औषधि से रिलेटेड, चाहे वो कोई नई ड्रग हो कंपनियों के थ्रू जो बन रही हो, वहां पर औषधि की अनुसंधान में सहभागिता, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में किसी बीमारी में दिए जा रही औषधि के बाद उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो वो भी एक अनुसंधान हुआ कि किसी पेशेंट में जो ड्रग हम दे रहे हैं, जितनी मात्रा में दे रहे हैं, हो सकता है उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा हो, तो उसमें हमको सहभागिता करना है। और किसमें आपने लिखा होगा चिकित्सा के आदेशों का निर्वाचन, तो मतलब किसी की भी कोई भी चिकित्सा है, वो कोई ड्रग दे रहा है, तो आप उसमें अपना टेक्निकल माइंड और क्लिनिकल माइंड्स लगा के उस चीज को आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसके प्रो और कॉन्स दे सकते हैं, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, या कोई दूसरी बीमारी को ठीक करने में भी वो सहायक कर रही है दवाई औषधि है, तो उसमें भी आप सहभागिता कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, रोगी को सलाह देने के उपबंध, मतलब कि आपको रोगी को सलाह दे सकते हैं, आप रोगी को किस तरीके से सलाह दे सकते हैं कि प्राथमिक देखभाल, आप इस पूरी लाइन को पढ़िए, रोगी को सलाह देने के उपबंध तथा उन कृत्यों और सेवाओं की व्यवस्था जो प्राथमिक देखभाल सहित रोगी देखभाल के सभी क्षेत्रों में बेसिक देखभाल सुलभ करने के लिए आवश्यक है। मतलब दोस्तों, जो मैं हमेशा हॉस्पिटल की बात करता हूं क्योंकि आज की डेट में BMS BHMS डॉक्टर्स हमारी जगह लिए हुए हैं, तो इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी क्लिनिक में या किसी भी हॉस्पिटल में डायरेक्ट कांटेक्ट कौन करेगा, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट करेगा या फार्मेसी प्रैक्टिशनर करेगा। उसकी क्या करेगा, पूरी रोगी की देखभाल, मतलब कि आप जो नर्सिंग स्टाफ है उसके साथ उसको पूरी तरीके से क्या करें, जो दवाइयाँ कैसे पहुंचा रही हैं, कैसे पहुंचाना है, वो आप उनको देंगे। सलाह कैसे देनी है, मतलब कि सलाह कैसे, प्राथमिक सलाह मतलब कि कोई दवाई ले रहा है, नहीं ले रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, उस ड्रग पर्टिकुलर जो ड्रग ले रहा है उसके साइड इफेक्ट आएंगे और जो रोगी है वो समझ नहीं पाएगा, तो वो हो सकता है कि वहाँ हॉस्पिटल से चला जाए, या दवाइयों कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं, मेडिसिन कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम साइड इफेक्ट आ रहे हों और उसको मिनिमाइज करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो क्या करेगा कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल स्विच कर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि दोस्तों अल्टीमेटली दवाइयाँ वहीं उसको मिलेंगी, किसी भी हॉस्पिटल में जाए डॉक्टर्स अल्टीमेटली उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देख के लगभग वही दवाई करेंगे, या औषधि को की जो डोज है, मतलब जो ड्रग का डोज है उसको कम करेंगे या ज्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि रोगी को सलाह देना कि उपबंध और कृत्यों और सेवाओं की व्यवस्था, मतलब पूरी व्यवस्था किसको करनी है, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट को करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, औषधियों और साधनों का मिश्रण तैयार करने, मतलब
अभी तो क्या है, औषधि और साधनों का मिश्रण, मतलब कि हमने देखा है कि जनरली एक सलाइन वाटर लगी होती है पेशेंट लेटा हुआ होता है और उसमें एक नर्सिंग स्टाफ जो है तुरंत जो दवाई प्रिस्क्राइब की होती है वो तुरंत उसको क्या करता है, सलाइन वाटर में मिक्स करके 2-3 प्रकार की दवाइयों को देता है। तो वहां पे एक नर्सिंग स्टाफ प्रिस्क्रिप्शन पे किसके ऑर्डर पे जाएगी, जो वहां पे ड्यूटी डॉक्टर होगा। ड्यूटी डॉक्टर कौन होगा, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा। तो औषधि और साधनों का एक मिश्रण कौन तैयार कर सकता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट कर सकता है। और उसको कौन लेवल करेगा, हम लोगों के आदेश पर ही क्या होगा कि लेबल होगा। आप इसमें लिख सकते हैं औषधि के विनिर्माण, रीपैकिंग, वितरण द्वारा लेबलिंग या वाणिज्यिक दृष्टि से पैकेज की गई प्रसिद्ध औषधि और साधनों के सिवाय। मतलब कि किस सिवाय, मतलब क्या हुआ, औषधि जो है यदि एक फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट इसके अलावा, सिवाय मतलब होता है इसके अलावा, मतलब कि आप इससे ये ना सोचें कि ये जो औषधि के साधनों का मिश्रण तैयार करना, उन पे लेबल लगाना। आजकल आप देख रहे हैं कि किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, तो वहां तो किसी फार्मासिस्ट की जरूरत है नहीं ना। औषधि के विनिर्माण, रीपैकेजिंग, वितरण द्वारा लेबलिंग और वाणिज्य दृष्टि से पैकेज की गई दृष्टि औषधि और साधनों का सिवाय, मतलब कि साधनों के सिवाय, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, फार्मासिस्ट का आप कोई रोल नहीं है कि यहाँ पे आपको पैकेजिंग करनी है आज की डेट में कि आप किसी चीज को लेबल लगाओगे। ये पहले हुआ करता था, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जब ये पूरी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब कंपाउंडर हुआ करते थे। और कंपाउंडर क्या करते थे कि 2 औषधियों को, जो आयुर्वेदिक में अभी भी चमन चूर्ण बनाते रहते हैं जो लोग, तो चमन चूर्ण में क्या होता है कि किसी डोज को मिक्स करना, एलोपैथी में ऐसा नहीं होता, जनरली आयुर्वेदी में होता है कि उसको दो पाउडर्स या 3 पाउडर्स को इकट्ठा मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, औषधि को उसके लेबल करेंगे। जैसे आपने किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गए होंगे, किसी भी हॉस्पिटल में गए हो, वहां जनरली होता है। तो वहां पे क्या है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट होते हैं या नॉर्मली फार्मासिस्ट होते हैं, तो उनको ये चीज करनी होती है। लेकिन इस फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन में ये लिखा है कि साधनों के सिवा, मतलब यहां पे आपका जो काम है कहां पर है, हॉस्पिटल्स में है। तो हॉस्पिटल में आपको ध्यान देना है कि हॉस्पिटल लेवल पे एज अ हेल्थ प्रैक्टिशनर आपको काम करना है। कहां पर, एक किसी भी हॉस्पिटल्स में। औषधि और साधनों का उचित और सुरक्षित भंडारण, मतलब कि यहाँ पे एक चीज और है कि भाई औषधि और साधनों का उचित और सुरक्षित भंडारण, मतलब जो रख रखाव है, पेशेंट के पास कोई भी ड्रग जा रही है, कहाँ से आ रही है, वो किस हालत में रखी हुई थी, कोई सनलाइट तो डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, सन कांटेक्ट तो नहीं हो रहा है, और दूसरी बात जब वो बॉडी में जा रही है तो क्या वो सही जगह पे रखी हुई है। इस तरीके से क्या हो, उसका भंडारण और रखरखाव और उसके उचित दस्तावेज। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में एक फॉर्म होता है जहां पे क्या होता है कि पूरा उसका रखरखाव होता है, पूरा डोज लिखा जाता है, सब चीजों की एक बारे में पूरी डिटेल हुई जाती है। तो ये पूरा पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में इसके ये है परिभाषाओं में। नेक्स्ट पॉइंट में है औषधि मिश्रण से किसी औषधि या साधन का निर्माण, मिश्रण, संयोजन, पैकिंग या लेबलिंग का अभिप्राय। औषधि मिश्रण मतलब कि जब दो से अधिक औषधियों को मिलाया जाएगा तो उसका एक मिश्रण बनेगा, और उसको मतलब उसका किस तरीके से आपको प्रोवाइड करना है, उस मिश्रण को कैसे प्रोवाइड करना है, किस तरीके से देना है, उसका किस चीज में वो डायल्यूट होगा, ये सब चीजें एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट करेगा। पैकिंग या लेबलिंग का अभिप्राय, इससे क्या अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यवसाय के दौरान, मतलब कि यदि जब वो किसी दुकान पे हो, अब इसमें औषधि मिश्रण मतलब क्या है कि जब आप एक किसी दुकान में हो तब प्रत्येक व्यवसाय के दौरान, मतलब दौरान व्यवसायी रोगी विशेषज्ञ संबंधों पर आधारित व्यवसाय के औषध पत्र, औषध आदेश या पहल के परिणाम स्वरूप हो। मतलब कि भाई जो पेशेंट है और जो विशेषज्ञ है, मतलब कि विशेषज्ञ है, मतलब कि एक क्लिनिकल व्यक्ति है विशेषज्ञ, मतलब कि कोई एक फार्मेसी प्रैक्टिशनर है, वो आपको क्या कराएगा कि जब आप एक बिजनेस के व्यवसायी हैं तो औषध पत्र, किसी भी मेडिकल ऑफिसर का औषध पत्र यदि आपके पास आएगा तो उसमें आपको क्या करना है, या पहल के परिणाम स्वरूप हो, मतलब कि यदि पेशेंट को किस तरीके से जरूरत है, मतलब जरूरत किस तरीके से है उसको, कि वो किस तरीके से ड्रग को ले सकता है, कि भाई चाहो तो वो
ओरली ले सकता है, चाहे तो वह इंजेक्शन के फॉर्म में लगवा सकता है। तो ये एक पेशेंट भी बता सकता है इस चीज को, और एक जो फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, वो भी इसको बता सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? औषधि विश्लेषण सहित अनुसंधान, विनिर्माण, शिक्षण, नैदानिक परीक्षण या रासायनिक विश्लेषण के प्रयोजन के लिए हो या उसका अनुषांगिक हो, ना कि विक्रयार्थ या औषधि वितरण के लिए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि जो मतलब इसमें बोला गया है कि औषधि विश्लेषण सहित, मतलब कि औषधि को आप तो एक को तो पूरा देखना ही है कि एक्चुअली कौन कौन सी औषधि दी है, कौन कौन सी दवाइयां मेडिसिन दी हुई हैं। उसके अलावा विनिर्माण, उसको विनिर्माण मतलब क्या? एक बार तो निर्माण होके आ गई, कंपनी से आ गई निर्माण होके, अब विनिर्माण की उसको आपको जब खाना है तो उसको किस तरीके से आपको लेना है। शिक्षण मतलब कि जब कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उसको क्या क्या बातें समझाओगे, है ना, किस तरीके से आपको लेना है दवाइयाँ, किस तरीके से आपको पूरी प्योर प्रिकॉशंस में लेना है, और टाइम टेबल्स क्या होगा। तो इसमें और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, शिक्षण में ये भी आएगा कि भाई इस दवाई के इतने डोज से यदि आप ज्यादा इस चीज को लोगे तो आपको ये साइड इफेक्ट आएंगे। साइड इफेक्ट आप समझ रहे हैं कि शिक्षण मतलब क्या हो गया? किसी चीज को, किसी पर्सन को या किसी रोगी को एजुकेटेड करना। तो उस रोगी को एजुकेटेड यदि हमको करना है तो वो किस तरीके से जाएगा कि हमें उसको समझाना है, उसको इन सब चीजों के बारे में बताना है। नैदानिक परीक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो यदि ठीक होता जा रहा है, यदि उसके लक्षण ऐसे हैं कि वो अभी बीमार था, कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे उसने औषधि ली और वो ठीक होता जा रहा है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि वो ठीक हो रहा है और इन दवाइयों का धीरे 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 आप कम कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में ब्लड प्रेशर की दवाई है, पूरी जिंदगी भर खाते हैं, ब्लड प्रेशर हो या ना हो। तो ऐसा कैसे? आप यदि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो आप उसकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां कम कर सकते हैं, 2 दिन में 1 दिन कर सकते हैं, हफ्ते भर में 1 दिन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी दवाएं, इंसुलिन है, रेगुलर इंसुलिन लेने से क्या होता है? एडिक्टेड हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो एडिक्टेड करता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनकी मेडिसिन को धीरे धीरे उसका परीक्षण करके, नैदानिक परीक्षण करके, देख के, और डॉक्टर की सलाह से आप क्या कर सकते हैं? दवाइयों को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, उनका डोज कम कर सकते हैं। रासायनिक विश्लेषण क्या होगा कि जो केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री, स्वाभाविक सी बात है, कोई दवाई यदि कोई खाएगा तो उसके अंदर एक, कोई मेडिसिन यदि वो खाएगा तो उसके अंदर एक क्या होगी? रिएक्शंस होगी, जिसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में जाएगा तो क्या होगा? एक बायोकेमिस्ट्री बॉडी में चेंज होगी, और बायोकेमिस्ट्री कारण क्या होंगे? हो सकता है उसके बहुत ज्यादा रिएक्शंस आ जाएं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ जाएं, बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आ जाएं, किडनी, लिवर, हार्ट, किसी भी चीज पे इफेक्ट आ जाएं, या अनुषांगिक हो, मतलब कि किसी को साइड इफेक्ट आ रहा है तो आप क्या करोगे कि उस दवाई को चेंज करके, बहुत सारी हैं एंटीबायोटिक्स, आपने बहुत सारी देखी हैं कि एक एंटीबायोटिक काम नहीं करती, दूसरी देते हैं दूसरे। तो ये सब क्या है कि आपको बेचने के हिसाब से उसको नहीं बताना, आपको क्या करना है? सिंपल उसको समझाना है कि ये दवाई काम नहीं कर रही है, इस पे आपको बहुत सारा साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, आप ये वाली दवाई कर सकते हो। इसमें कोई भी हो सकती है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदी हो, और चाहे वो नेचुरोपैथी हो, मतलब न्यूट्रिशन, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन हो। ये तीनों चारों चीजों क्या है कि एक औषधि के रूप में आज की डेट में माना गया है। कोई भी औषधि मतलब क्या? ड्रग मतलब क्या? कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कोई रिएक्शंस कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? हम औषधि या ड्रग बोलते हैं। इसमें टिप्पणी की गई है कुछ औषधि मिश्रण के अंतर्गत नुस्खा बनाने, संप्रेक्षित नुस्खा बनाने की पद्धतियों की प्रत्याशा में औषधि या साधनों की तैयारी करना भी शामिल है। मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि औषधि मिश्रण के अंतर्गत, कोई भी औषधि मिश्रण है उसके अंतर्गत नुस्खा बनाना, मतलब कोई भी नुस्खा आप बना सकते हैं। जैसे अब आयुर्वेदी में आप कोई भी बहुत सारी औषधियों को मिला के आप काढ़ा बना सकते हैं, तो इसका
मिश्रण के अंतर्गत काढ़ा बना रहे हैं, संप्रेषित नुस्खा बनाने की पद्धतियां, मतलब कि और भी बहुत सारे काढ़े होते हैं, या बहुत सारी एलोपैथी में भी बहुत सारी ड्रग्स, 2-3 ड्रग को मिला के हम कई बार पेडियाट्रिक्स में बहुत 1-2 औषधि ड्रग्स को मिला के या सिरप्स को मिला के दे देते हैं। तो उन पद्धतियों की प्रत्याशा में औषधियों और औषधियों की तैयारी करना भी शामिल है, मतलब वो भी हम ही लोगों को करना है, मतलब एक फार्मेसी प्रैक्टिशनर को ही ये काम करने हैं, ना कि कोई BMS BHMS डॉक्टर लगा हुआ है या कोई, ये किसी का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ किसका है, फार्मेसी प्रैक्टिशनर का अधिकार है। वितरण क्या है इसमें दोस्तों, 2 चीज समझने की बात यह है कि एक तरफ इनने जो दुकान पे काम कर रहा है, जो व्यवसायी है, उसके लिए कुछ टिप्पणियां दी हैं और कुछ हॉस्पिटल्स के लिए दी हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों मिक्सअप है, मतलब इसको क्या हुआ है कि क्लियर नहीं किया गया है कि एक्चुअली ये किसके लिए है। सिंपल, इसमें कोई भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी फार्मासिस्ट हैं इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि नॉलेज उन्हीं के पास है ना, इसलिए। और डिप्लोमा इन फार्मेसी, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो टेक्निकल कोर्स रहेगा, क्योंकि वो डिप्लोमा है। तो टेक्निकल कोर्स जो है तो वो AICT के अंदर आ रहा है। आपको पता है डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा वो एक AICT के अंदर है, क्योंकि वो टेक्निकल है। लेकिन फार्मेसी जो है, B फार्मा और M फार्म जो है, या जो अपर लेवल के फार्मा डी हैं, फार्मेसी फार्माकोलॉजी एंड MS जो है, MS फॉर्म जो है, वो सब क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिशनर ही कहलाएंगे, क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स ही कहलाएंगे। फिर इसके बाद आएगा क्या, वितरण, ये हो गया। फिर उसके बाद वितरण की बात आई, नेक्स्ट है वितरण से अभिप्राय। औषध पत्र, औषध आदेश का निर्वाचन। औषध पत्र मतलब क्या होगा कि जो अपना प्रिस्क्रिप्शन है, वो औषध आदेश का निर्वाचन, मतलब कि औषध आदेश कौन दे सकता है, कोई भी व्यक्ति दे सकता है औषध आदेश। तो औषध आदेश को हमको मानना है, उसका मूल्यांकन करना है, कितनी दवाई यूज हो रही, कितने डोज में हो रही। प्रदाय और क्रियान्वयन, प्रदाय और क्रियान्वयन मतलब क्या होगा कि कैसे आपको प्रदान करना है उस व्यक्ति रोगी में, और उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, मतलब कौन सी मशीन्स होंगी जो उस पर्टिकुलर ड्रग्स को बॉडी के अंदर जाने होंगी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि जो फिजिशियंस होता है, फिजिशियंस मतलब क्या, उसके फिजिकल सिम्टम्स को देख के एक मेडिसिन का या उपचार प्रोवाइड करता है। तो एक प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया उसने, उसमें एक उसकी रोगी की जो भी रोग है उसके बारे में लिखा और उसकी औषधि लिख दी। लेकिन जब वो औषधि अब डायरेक्ट जो डॉक्टर्स है वो किसके पास, डॉक्टर्स डायरेक्ट रोगी के पास नहीं होता है। जब दवाई देने की बात आती है, एक केमिकल देने की बात आती है, तो उसके पास एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्रियान्वयन कैसे करेंगे और कोई भी ड्रग के बारे में कैसे बॉडी में जाएगी वो, जिसके अंतर्गत औषधि या साधन की तैयारी, मतलब जिसके अंतर्गत औषधि या साधन की तैयारी, रोगी या रोगी के एजेंट को एक उपयुक्त आधन में परिधान भी शामिल है। इसमें क्या है कि क्रियान्वयन के अंतर्गत और या साधन की तैयारी, मतलब कि आपको जैसे मान लो कि एक ऑपरेशन है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन की आपको बात करता हूँ कि एक ऑपरेशन हो रहा है जहाँ पे 2 सर्जन लगे हुए हैं। तो अब सर्जन लगे हुए हैं तो सर्जन क्या करेगा, सर्जरी करेगा, स्वाभाविक सी बात है। एक डॉक्टर है या सर्जन है तो वो सर्जन क्या करेगा, सर्जरी करेगा। तो उसके साथ अब वितरण कौन कर रहा है, मतलब कि दवाइयों का वितरण कौन कर रहा है, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट करेगा, वहां पे और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दवाइयां कहाँ जा रही हैं, रोगी के शरीर में जा रही हैं। तो वहां पे आप देखा कि पूरी दवाइयों का जो है, हो सकता है वहां पे एनेस्थेसिया हो सकता है वहां पे कोई अदर पॉइजनस ड्रग हो। तो वहां पे एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट को क्या करना है, पूरी तैयारी करके रखना है कि ये दवाइयां आप फार्मेसी से किसी से भी मंगवा सकते हैं, है ना। लेकिन वहां पे जब रोगी के अंदर जाएगी तो उसको आपको सर्जन्स को भी बताना है, और जो रोगी है उस यदि रोगी है पास में तो उसको भी अपन को बताना है, क्योंकि साथ में कोई ना कोई तो एक व्यक्ति रहेगा। तो ये कहीं भी फॉलो होगा। आप ये देखिए दोस्तों कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन में हमारा माइंड अलग अलग जाता है, कि अलग अलग इन द सेंस क्या है कि अरे ये तो मतलब ऐसा लग रहा है एजेंट है, तो कहीं मतलब रोगी को बताना है, रोगी के माँ बाप को बताना है, ये तो दुकान की बात है। नहीं दोस्तों, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन इंटायर
जहां पे भी ड्रग का उपयोग होगा, इंटायर मतलब सभी जगह, यहां कोई ये नहीं बोल सकता कि यहां और वहां, इंटायर, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई सर्जरी वार्ड हो जहां सर्जरी चल रही हो, चाहे वो कोई और वार्ड हो, चाहे वो आईसीयू हो, जहां भी दवाइयों का उपयोग होगा, जहां भी, वहां पर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू होता है। और वहां जहां फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू होता है वहां बीएएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ जरूरत है एक नॉलेजेबल क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जरूरत है। समझ गए दोस्तों? तो वहां पे एक एजेंट है, तो एजेंट कोई भी हो सकता है, रोगी के एजेंट को एक उपयुक्त परिधान में भी शामिल है, और रोगी को बाद में लगाने के लिए तथा उसके द्वारा उपयोग किए समुचित रूप में लेबल लगाना हो। मतलब कि जब वो पेशेंट, पहले जब ऑपरेशन हो रहा हो, जब पेशेंट खा रहा हो, जब वो पेशेंट जब घर जा रहा हो, मतलब कि वो वहां से डिस्चार्ज हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? घर जाएगा। अब घर में क्या करेगा? वो दवाइयां खाएगा, इंजेक्शन बॉटल लगवाएगा, तो उसको पूरी डिटेल्स आप प्रोवाइड करोगे। विभाजन से अभिप्राय, दवा देने या लगने से विभिन्न औषध या साधन का परिधान। मतलब कि विभाजन से अभिप्राय, इसका मतलब क्या हुआ कि दवा देने या लगने से विभिन्न औषध या साधन का परिधान। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जब दवा दे रहे हैं या दवा लग रही है तो आप क्या करोगे? कौन कौन से साधनों से उसको लगाओगे? मतलब कि भाई आप समझ रहे हैं कि एक डोज है, डोज अब उसको मान लो बॉडी में लगना है, तो बाईपास करना है दवाइयों को, तो बाईपास करना है इन द सेंस कि कोई भी ट्रांसफ्यूजन करना है, मतलब ट्रांसफ्यूजन इन द सेंस कि कोई भी इंजेक्शन लगना है, तो इंजेक्शन अब उसमें भी कोई इंट्रामस्कुलर है, कोई इंट्रावीनस है, कोई सबक्यूटेनियस है, तो आपको उस औषधि की जांच परख करके दवाइयों को बॉडी में इंटर करना है। ये इन सब चीजों के बारे में देखना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए, जो बोलते हैं कि नहीं क्लिनिकल फार्मासिस्ट को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, कुछ नहीं दिया गया है, तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है रोगी को परामर्श देने, मतलब यहाँ पे कोई एक पेशेंट है तो रोगी को परामर्श देना है, तो किस तरीके से हम देंगे? यहाँ पे आप देखिए, रोगी को परामर्श, शुद्ध वर्ड लिखा है, रोगी को परामर्श से अभिप्राय, औषधियों तथा साधनों का उचित उपयोग, कोई भी मेडिसिन है और साधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की खातिर विशेषज्ञ द्वारा रोगी या देखभालकर्ता को जानकारी मौखिक रूप से संप्रेषित करना। देखिए दोस्तों, एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं हॉस्पिटल का ही उदाहरण दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जॉब क्रिएटर की बात चल रही कि जॉब कैसे क्रिएट होंगी, और एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की दो जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना। यहाँ पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉलेज के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक है दवा दुकान पे, एक है कहाँ पे? हॉस्पिटल में। तो मैं पहले हॉस्पिटल का लेता हूँ कि यहाँ पे जब हॉस्पिटल में एक प्रिस्क्रिप्शन लिख गया, एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन क्या हुआ, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया उस डॉक्टर ने और चला गया, तो अब वहां पे आप एज अ ड्यूटी डॉक्टर आप लोग, अपन लोग रहेंगे, क्लिनिकल फार्मासिस्ट लोग रहेंगे, और वहां पे औषधियों और साधनों का उचित उपयोग, मतलब कि जितनी भी ड्रग्स हैं और जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो बॉडी में डायरेक्ट टच होते हैं उनको क्या बोला गया है? एज अ ड्रग। आप डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग आप एक ड्रग की डेफिनेशन देखिएगा, तो ड्रग की डेफिनेशन में दिया गया है कि कोई भी औषधि या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो आज की डेट में यूज हो रहे हैं, वो सब क्या होंगे? एक ड्रग होंगे। तो एक औषधि भी हो गई, यहाँ पे एक साधन भी हो गया। साधन मतलब कोई भी मशीन। तो उसका उचित उपयोग करने की खातिर जो विशेषज्ञ है वो रोगियों की क्या करेगा? देखभाल करेगा और उसको बताएगा, क्योंकि एक बार तो प्रिस्क्रिप्शन हॉस्पिटल में लिख चुका है, तो हॉस्पिटल में प्रिस्क्रिप्शन तो लिख गया। अब अपन को क्या करना है? जो डायरेक्ट हॉस्पिटल में या वार्ड में पेशेंट है उसको पूरी मौखिक रूप से उस चीज के बारे में बताना है और जानकारी उपलब्ध कराना है उसको पूरी। भेषजिक देखभाल नेक्स्ट पॉइंट है, भेषजिक देखभाल। भेषजिक देखभाल क्या है? इससे अभिप्राय क्या है कि औषधि चिकित्सा। औषध चिकित्सा क्या है? जो भी क्लिनिकल दवाइयां हैं
भेषजिक देखभाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कुछ। भेषजिक देखभाल, भेषजिक देखभाल मतलब क्या होगा कि औषध चिकित्सा और अन्य रोगी देखभाल सेवाएं, इसमें पूरा क्लियर किया गया है कि औषध चिकित्सा की कोई भी दवाई आप ले रहे हो तो किसी भी डिसीज के अगेंस्ट ही तो आप दवाई ले रहे हो ना, तो उस डिसीज को पहचान के जो दवाइयाँ लिखी गई हैं डॉक्टर्स द्वारा उसकी औषधि के बारे में देखना, और रोगी देखभाल सेवाएं मतलब रोगी पेशेंट केयर प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट केयर प्रैक्टिस क्या होगी कि भाई रोगी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज की डेट में आपने देखा होगा कि रोगी ठीक नहीं होता है ना, वो जहां है वो वहीं है, लेकिन उसको दवाइयां लगातार दी जाती हैं, लगाते रहो आप जैसे भी लगानी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अपन लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, रोगी देखभाल सेवाएं मतलब जितने भी रोगी हैं, मरीज हैं, उनकी केयर करना है, वो हमारी एक क्या है, सेवा है, जिसका आशय क्या है, देखभाल या किसी रोग के निवारण। आप अब अल्टीमेटली किसी भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब चाहे वो एमबीबीएस जिनको हम मानते हैं डॉक्टर्स हों, चाहे वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो, कोई नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो, उसका एक अल्टीमेटली गोल क्या होता है, रोग का निवारण, है ना। रोग का निवारण, हमको क्या करना है, रोग बढ़ाने नहीं है, रोग का निवारण करना है। तो रोगों का निवारण के लिए हम क्या है, वहां पर अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो वहां पे उसकी देखभाल करना है, और रोग के निवारण को, पूरे रोग का निवारण हो, रोगी के लक्षणों के निराकरण, है ना, ये पूरा वर्ड सुनिएगा आप, रोगी के लक्षण के निराकरण। तो रोगी के लक्षण और निराकरण से मतलब क्या है कि जो लक्षण है, मान लो किसी को ठंड लग रही, किसी को गर्मी लग रही, किसी को बहुत ज्यादा फटीग हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो कोई हर डिसीज के अलग अलग एक अपने सिम्टम्स हैं, उस लक्षण को, यही है मरीज के सिम्टम्स मतलब कि पेशेंट के सिम्टम्स के निराकरण या उसमें कमी से संबंध परिणाम, मतलब हमको दवाइयां ही वो देनी है कि वो क्या करे कि उसको खाए, जो ऐसी दवाइयां खाए जो क्या करे, एक रोगी को रोग से निवारण करे, उस रोग को खत्म करे, या उस रोग को धीरे धीरे क्या करे, खत्म करे, निराकरण करे, या उसको धीरे धीरे कम करे, परिणाम हासिल करना। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पूरा देखना है। अथवा रोग प्रक्रिया को बंद, मतलब जो रोग है, भाई रोग है, एक रोग है, रोगी लेके आया है, तो उस रोग को कोई दवाई खाएगा, तो रोगी प्रक्रिया को बंद करना या मंद करना। बंद या मंद करना मतलब क्या कि भाई रोग है, रोग को दूर करना है, अल्टीमेटली गोल तो वही है, तो उसको बंद करना है कैसे भी करके। आप अपनी स्किल्स के थ्रू, डॉक्टर्स अपनी स्किल्स के थ्रू दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद आप अपनी स्किल्स के थ्रू क्या करें, उस दवाई को जो भी फॉर्म में दें जिससे क्या हो कि रोगी ठीक हो। मेन उद्देश्य क्या है, रोगी का ठीक होना या मंद करना। मंद करना मतलब क्या कि धीरे धीरे वो जो पेन है, इंटेंस पेन हो रहा है या कोई बीमारी है, उसको धीरे धीरे कम करना है, जैसा कि भारतीय भेषजी परिषद द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, भेषजिक व्यवसायी से अभिप्राय है कोई व्यक्ति, सामुदायिक भेषजक, अस्पताल भेषजक, नैदानिक भेषजक। अब आप देख लो, भेषजिक व्यवसायी मतलब कि एक फार्मेसी प्रैक्टिशनर है, मतलब यहाँ पे प्रैक्टिशनर की बात नहीं करी है, यहाँ पर बताया गया है क्या कि फार्मेसी जो मतलब जो दवाइयों का जो करता है उसको बोलते हैं भेषजिक। तो फार्मेसी प्रैक्टिशनर है, वो व्यवसायी है, तो उससे क्या व्यवसायी से क्या अभिप्राय है। डेफिनेशन आप बहुत डीप में है, इन डेप्थ हिंदी है तो थोड़ा सा आप समझिएगा इसको कि अभिप्राय, कोई व्यक्ति मतलब कोई भी फार्मासिस्ट की बात चल रही, कोई व्यक्ति मतलब कोई भी फार्मासिस्ट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही आपको नोटिस करने वाली लाइन है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, यदि आपके पास नॉलेज है, आपको पूरी डेफिनेशन अच्छे से पता है तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, सामुदायिक भेषजज्ञ। सामुदायिक भेषजज्ञ मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक जो फार्मासिस्ट जो कहाँ पे होता है, एक दुकान में होता है, ठीक है, जो कहाँ पे होता है, एक किसी भी पीएससी सीएससी की एक दुकान पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सामुदायिक भेषजज्ञ। अस्पताल भेषजज्ञ, अस्पताल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पताल भेषजज्ञ। यहाँ पे क्या है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट,
ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट है। पहले है कम्युनिटी फार्मासिस्ट कि उसने एक दुकान खोल ली, दुकान से कम्युनिटी के थ्रू अपनी दवाइयों को दे रहा है और एक अपना व्यवसाय कर रहा है। अब हुआ कौन सा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होगा कि हॉस्पिटल के अंदर, अब आप सोचिए हॉस्पिटल में जहां पे भी, अब यहाँ पे आप इन डेप्थ जा रहे हैं, जा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी हॉस्पिटल में काम किया है, कि यहाँ पे आजकल आपने देखा होगा पूरे इंडिया में, इंटायर इंडिया में कौन काम करता है, एक BAMS डॉक्टर काम करता है, BHMS डॉक्टर काम करता है, BUMS डॉक्टर काम करता है, जिसको एलोपैथी के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। किसी भी परसेंट का 1% नॉलेज एलोपैथी का नहीं होता। तो वहां पर एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है कि वो क्या करे कि एक वहां पे एक फार्मेसी होती है और फार्मेसी से वो कहां पे जाएगा, जो फार्मेसी है वहां भी वो रहेगा कौन, सामुदायिक फार्मासिस्ट को उसको बोलेंगे, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बोलेंगे। वो क्या करेगा कि किसी के भी थ्रू दवाइयां पहुंचाएगा और वो कहां पहुंचाएगा, किसी वार्ड में पहुंचाएगा जहां ऑपरेशन होता है, जहां पे रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं हम किससे, डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं पेशेंट से। तो वहां पर क्या है, ड्यूटी डॉक्टर की जगह, जहां पे आज बोलते हैं ड्यूटी डॉक्टर, वहां पर एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा और क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करेगा, उनको मेडिसिन पहुंचाएगा अस्पताल विशेषज्ञ के रूप में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नैदानिक विशेषज्ञ। अब देखिए एक अस्पताल विशेषज्ञ हो गया कि दवाइयां हम क्या कर रहे हैं, दवाइयां को पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं। एक नैदानिक, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो हॉस्पिटल में आज की डेट में चल रहा है कि नहीं क्लिनिकल फार्मासिस्ट कोई नहीं होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए इंडियन फार्मेसी में सबसे रिवॉल्यूशनरी ये फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन है और इसको कुछ डॉक्टर्स, तथाकथित जो डॉक्टर्स हैं या बहुत सारी संस्थाएं हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को क्या करना चाहती हैं, डाइल्यूट करना चाहती हैं। मेरी अभी बहुत सारे लोगों से डिस्कस होता रहता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब इस फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के बारे में कोई बात करता है हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स, क्लियर मैं बोलता हूँ, कुछ डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, इस फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को डाइल्यूट करने की धमकी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्यों। नैदानिक विशेषज्ञ जो हैं या क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हैं वो कहाँ पे रहेंगे, पूरे जितने भी आयुष डॉक्टर हैं इनको पूरा अलग कर दिया, अलग करके यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट रहेंगे, जो फार्माडी डॉक्टर्स हैं, जो MS फॉर्म फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जिनके पास सीधी बात है एक औषधि का अच्छा खासा ज्ञान है। यहाँ पे चाहे वो ग्रेजुएशन भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकता है। अभी कोई इसमें ये नहीं किया गया है कि कोई ग्रेजुएशन कौन है, पोस्ट ग्रेजुएशन कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन में सभी आ रहे हैं अभी, D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, ये सब लोग आ रहे हैं, फार्माडी सभी लोग अपना MS फॉर्म, ये सब लोग फार्माडी के फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के अंदर आते हैं। तो अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की तय नहीं हुई है ना, इतना सक्षम व्यक्ति नहीं है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर कि कोई अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर पाए, तो वो तो अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन चलो फिर भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन आया है तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि नैदानिक विशेषज्ञ के रूप में मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो दवाइयों का इंटरेक्शन करेगा। जैसा कि हमने जो ऊपर जो डेफिनेशन देखी है कि रोगी को परामर्श देने से अभिप्राय औषधि साधनों का उचित करने की, है ना, कारित खातिर बेशज फार्मासिस्ट द्वारा रोगी या देखभाल की जानकारी के मौखिक रूप से या वितरण कैसे करना है, कैसे उनको ड्रग लगानी है। तो ये सब चीजें किसका काम है, नैदानिक विशेषज्ञ का काम है। औषधि सूचना विशेषज्ञ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में औषधि सूचना विशेषज्ञ मतलब ड्रग काउंसलर या ड्रग एक्सपर्ट, है ना, ड्रग कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी आप इसको बोल सकते हो, ड्रग एक्सपर्ट भी बोल सकते हो, मेडिसिन एक्सपर्ट भी बोल सकते हो, क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स भी बोल सकते हो। तो इसके थ्रू आप, क्योंकि देश में देखिए देश में क्या है कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन उन्होंने पब्लिश तो कर दिया, लेकिन क्या हो रहा है कि इसके लिए कोई ऐसी विशेष उनने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आप क्लिनिक नहीं खोल सकते, सेंटर नहीं खोल सकते। नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर एक औषध सूचना विशेषज्ञ के रूप में अपनी खुद की फार्मा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि फार्मा क्लिनिक ओपन क्यों करना है आपको, कि एक सही नॉलेज पेशेंट तक पहुंच सके। एक पूरा नॉलेज पेशेंट तक यदि सही पहुंचेगा, और आप बहुत सारी मेथड्स यूज कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से एक मॉडल तैयार कर सकते हैं कि आप ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर किस तरीके से खोल सकते हैं। तो आप अपने स्किल्स के पे डिपेंड करता है कि आप
पेशेंट को किस तरीके से एजुकेटेड कर रहे हैं। तो यही है सूचना औषध सूचना विशेषज्ञ की। औषधि के बारे में पूरा समग्र ज्ञान किसको होगा? एक फार्मासिस्ट को होगा, और वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को होगा। तो वो फार्मासिस्ट क्या करेगा? एक सूचना पहुंचाए, लोगों को एजुकेटेड करे, जो वर्तमान में लाइसेंस शुदा है। मतलब कि वो उनको नहीं करना है जो बिना फार्मेसी के बैठे हैं या जिनके पास लाइसेंस नहीं है, नहीं, जिनके पास क्या है, लाइसेंस है, जो अपना अभी तो फिलहाल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है देश में, तो आप नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन है उस पर भी काम कर सकते हैं। पंजीकृत या अधिनियम के अंतर्गत परामर्श देने के लिए तथा वैयक्तिक व्यवसाय के अनुक्रम में औषधि खिलवाने के लिए अधिकृत हैं। सीधी बात ये है। तो यहाँ पे क्या है? पंजीकृत या औषधि अधिनियम के अंतर्गत परामर्श देने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो? परामर्श दे सकते हो। क्लियर दिया हुआ है, आपको कोई टच नहीं करेगा कि आप क्यों इंफॉर्मेशन सेंटर के खोल रहे हो, क्यों फार्मा क्लिनिक ओपन कर रहे हो, नहीं, आप क्लियर कट रखिए। आपको मेडिकल डायग्नोस नहीं करना है ना। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप दे सकते हो, लेकिन बात यह है कि आपको क्या करना है कि आपको समझना है कि लाइफ स्टाइल, क्योंकि मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा कि आपको क्या क्या करना है इसमें। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है? अधिनियम के अंतर्गत परामर्श देने के लिए, मतलब आपको परामर्श क्या किस चीज से देना है? भेषजिक व्यवसायी, मतलब भेषजिक व्यवसायी मतलब क्या कि आप जो भी प्रिस्क्रिप्शन आया है या उसमें औषधि लेने में दिक्कत हो रही है, तो औषधि के बारे में, यहाँ तक नहीं, औषधि के बारे में नहीं, औषधि के पूरा साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट तक आपको पूर्ण रूप से एजुकेटेड करना है पेशेंट को। ये भी चीज है। तो यहाँ पे होता है औषधि सूचना विशेषज्ञ का रोल, परामर्श देने के लिए तथा वैयक्तिक व्यवसाय के अनुक्रम में औषधि खिलवाने के लिए अधिकृत है। तो औषधि खिलवाने मतलब क्या? औषधि खिलवाने मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन जो खा रहा है उसके, औषधि मतलब जो औषधि खा रहा है, चाहे वो एलोपैथी हो से वो ठीक हो, आपको तो रोग का निवारण करना है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो क्या हो, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन भी क्यों ना हो। ठीक है, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि दोस्तों प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन कोई भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट दे सकता है, यदि उसके पास एक अच्छा नॉलेज है तो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के बारे में बता सकता है, क्योंकि वो भी एक औषधि है। यदि वो बॉडी में जाएगी और किसी रोग को ठीक कर रही है तो वो भी क्या है? एक औषधि है। आप इसको चैलेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि इससे वो हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामुदायिक भेषजज्ञ, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि कौन सामुदायिक भेषजज्ञ होगा, कौन अस्पताल विशेषज्ञ होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है, लेकिन थोड़ा सा एक अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वर्तमान में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति जो जनसाधारण को आयुर्विज्ञान मतलब एलोपैथी उत्पादों को सही सुरक्षित प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए विधिक या नैतिक दिशा निर्देशों के अनुसार काम करता है, बेसलाह सूचना देकर और औषध पत्र की औषधियां प्रदान करके, बेसलाह, ठीक है, सलाह भी दे सकते हैं, और सूचना देकर एवं औषधि पत्र की औषधियां प्रदान करके, औषधि पत्र जो भी है, औषधि पत्र की औषधियां प्रदान करके जन स्वास्थ्य को बनाए रखने और उसमें सुधार करने में प्रयासरत रहेंगे। ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे क्या है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो गया। अस्पताल मतलब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से अभिप्राय क्या है? वर्तमान में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति जो प्रधानतः सार्वजनिक प्राइवेट सेक्टर में, सार्वजनिक मतलब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में किसी अस्पताल भेषजी सेवा में काम करता है, वह औषधि के सुरक्षित समुचित लागत प्रभावकारी उपयोग को सुनिश्चित करने का उत्तरदायी होता है। अस्पताल विशेषज्ञ अपने द्वारा विहित की गई औषधियों के बारे में औषध नुस्खा बनाने, रोगी को सलाह देने के लिए अपने विशेषज्ञ ज्ञान का प्रयोग करते हैं। वे रोगी को समुचित औषधि उपचार खोजने के लिए अन्य स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकों के सहयोग से, मतलब अन्य देखभाल वृत्तकारों, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या है, जब वो वहाँ पे बैठा रहेगा ड्रग एज अ ड्यूटी डॉक्टर, जब वो अपन बोलते हैं कि ड्यूटी डॉक्टर है, तो ड्यूटी डॉक्टर की जगह क्या कौन बैठा रहेगा? क्लिनिकल फार्मासिस्ट रहेगा, और वो क्या करेगा कि रोगी को समुचित औषधि उपचार, मतलब पूरा औषधि का उपचार खोजने में सहायता करेगा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनको पता ही नहीं क्लिनिकल फार्मासिस्ट की डेफिनेशन क्या है, कभी उनने ये एक्ट पढ़ा नहीं है ना, ये रेगुलेशन पढ़ा नहीं। के लिए अन्य स्वास्थ्य देखभाल वित्तकारों, मतलब यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, यहाँ पे कौन हो सकता है, डॉक्टर तो है ही, नर्सिंग स्टाफ्स है, तो इनकी सहायता लेके सहयोग से काम करते हैं। तो इनके सहयोग से क्या करेगा, वो काम करेगा। वहाँ पे कुछ विशेषज्ञ अपेक्षित औषध उपचार विनिर्माण करने में भी लगे रहते हैं। और कुछ क्या करेंगे, कुछ विशेषज्ञ अपेक्षित औषध उपचार, मतलब आपको क्या करना है कि जैसे मान लो कि कोई बीमारी ऐसी है जिसको डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है, या डॉक्टर को समझ में तो आ गया लेकिन एक औषधि का पर्टिकुलर मेडिसिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लाखों मेडिसिन हैं, इतनी सारी मेडिसिन हैं जहाँ पे कि वो, क्योंकि लाखों बीमारियाँ भी हैं तो लाखों मेडिसिन भी हैं। तो बीमारियों के लिए, लाखों बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स हो गए हैं, है ना। MD MS आपने देखे होंगे कि अलग अलग विभाग में अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स हो गए हैं। तो वैसे ही अलग अलग बीमारी में अलग अलग टाइप की हजारों दवाइयां हैं। तो उन दवाइयों को क्या करेगा, सिलेक्टेड डोज में देगा, तभी तो इंसान ठीक होगा ना। तो वहां पर इन सब चीजों का, ये देखिए, कुछ विशेषज्ञ अपेक्षित औषध उपचार विनिर्मित करने में भी लगे रहते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना है कि उन क्लिनिकल डॉक्टर्स का क्या करना है, सहयोग करना है, और साथ में उनका क्या करना है, उनके जो दवाइयों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको बताना है कि कौन सी औषधि होगी, कितना डोज होगा, इन सब के बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, औषध सूचना विशेषज्ञ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर जो ओपन कर रहे हैं आज की डेट में, या जो फार्मा क्लिनिक ओपन कर रहे हैं, तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औषध सूचना विशेषज्ञ के रूप में आप काम कर सकते हैं कि अभिप्राय वर्तमान में पंजीकृत उस व्यक्ति जो मुख्यतः सामुदायिक अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, अन्य स्वास्थ्य देखभाल स्थापन में काम करता है, अन्य देखभाल स्थापन में काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यतः कहाँ पे, अस्पताल, शिक्षण अस्पताल। यहाँ तो अभी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, है ना। आपने देखा होगा कि सरकार इस चीज में कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेशेंट का फायदा है ना डायरेक्ट। यदि आप एक औषधि के बारे में पेशेंट को यदि आपने बता दिया कि पेशेंट ये भी इस दवाई को खाने से ये बीमारियां और बढ़ेंगी, तो आप क्या करोगे, उसको स्टॉप कर दोगे, या तो स्टॉप नहीं करके चेंज कर दोगे, तो बीमारियां बढ़ेंगी नहीं, और बढ़ेंगी नहीं तो क्या होगा कि वहां पर पेशेंट एजुकेटेड हो जाएगा, है ना। उसके साइड इफेक्ट के बारे में, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, उसको लॉन्ग टर्म लेना है नहीं लेना है, इन सब के बारे में यदि वो स्वास्थ्य देखभाल उसकी हो गई तो क्या होगा कि वो एजुकेटेड हो जाएगा। तो आप अपना खुद का ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अन्य इस लाइन को पढ़ के, अन्य स्वास्थ्य देखभाल स्थापन में काम करता है ना। अन्य स्वास्थ्य देखभाल स्थापन मतलब कि यहाँ पे आप अपना खुद का स्वास्थ्य देखभाल स्थापन कर सकते हैं और वहां पे काम कर सकते हैं, जिसमें तथा रोगियों, मतलब जितने भी पेशेंट है वो, चिकित्सकों, जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आया है वो, दंत चिकित्सकों को, अन्य मतलब क्या, अन्य स्वास्थ्य देखभाल मतलब कि चाहे वो ऑप्टोमिस्ट हो सकता है आंखों की दवाइयां हो, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो योगिक साइंस का कोई व्यक्ति हो, BAMS BHMS डॉक्टर्स हो। यहाँ पे मैं BHMS BAMS डॉक्टर को समझाना चाहता हूँ कि आप अपने जो पैथी है उसको मजबूत करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। कैसे सहयोग करेंगे कि आपको हम एक पेशेंट को आपके प्रिस्क्रिप्शन को समझाने में मदद करेंगे। जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है वहाँ पे औषधियों को किस तरीके से लेना है, कौन से डोज में लेना है, किस तरीके से उसकी पूरी परिभाषाओं को और उसके परिणाम आप देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है। वित्तकारों को औषधि की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन सी औषधि हैं और उसमें कौन सी प्रतिक्रिया होंगी, मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट कि यदि आप यहाँ पे औषध सूचना विशेषज्ञ हैं तो औषध की प्रतिक्रिया मतलब क्या, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, परिणाम प्रभावों मतलब जो दवाइयां खाता है, खूब सारा खा ही रहा है तो उसको इसके परिणाम के बारे में नहीं पता, बस वो लिए जा रहा है ना, उसको उसके साइड इफेक्ट का पता है कि क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, क्या वो एडिक्ट हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो इनके बारे में आपको क्या करना है, पूरा ज्ञान, समूचा नॉलेज आपको किसको देना है, एक रोगी को देना है। ये क्लियर लिखा हुआ है, रोगियों को सबसे पहले दिया है रोगियों को, फिर आता है चिकित्सकों को, क्योंकि भाई बहुत सारे चिकित्सक हैं।
अपना आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, बहुत सारे होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, बहुत यूनानी चिकित्सक हैं और एमबीबी एलोपैथी चिकित्सक तो हैं ही, दंत चिकित्सक भी हैं। तो उनको भी इन परिणामों के बारे में बताने का हमको अधिकार है। और मात्रा, ठीक है, डोज की बात हो गई कि कितने डोज में देना है उचित, क्योंकि भाई डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोज ही के थ्रू तो है, आपने लीथल डोज दे दिया, मान लो किसी को 50 mg की ड्रग देनी और उसको आपने 200 mg की ड्रग दे दी मान लो, या कुछ भी हो सकता है, गलतियां सबसे होती हैं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली लीथल डोज में डेथ हो जाएगी पेशेंट की। और होती है अपने यहाँ अधिकतर क्या होता है, डोज ज़्यादा देने से बच्चों की, अधिकतर जो चिल्ड्रंस है उनकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे हमको क्या करना है कि सहायता करनी है डॉक्टरों की, या जो भी यहाँ पे दिया गया है वृत्ताकर। उचित औसत भंडारण के बारे में सूचना एवं सलाह उपलब्ध कराना। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिया गया है कि यदि आप औसत सूचना विशेषज्ञ हैं अपना है, तो आपको क्या करना है कि आप जो दवाइयां हैं उनका उचित रख रखाव, आप मेडिकल वाले फार्मासिस्ट, जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, जो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट हैं, उनको भी आप क्या अपने उसमें रखेंगे कि भाई आप एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आप एक उनको क्या करें, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं कि ये दवाइयों को इसमें नहीं रखना। सनलाइट में ऑलरेडी लेबलिंग होती है, लेकिन लेवलिंग तो होती है, लेकिन उनको नई रिसर्च बेस्ड, मतलब जो नई रिसर्च आ रही है उसकी अधिक आधार पे कोई नई चीज़ें नहीं होती, तो नई चीज़ों को पता नहीं होता, कई बार लेवलिंग खराब हो जाती, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, लोकल लेवल पे सूचना बताना और सलाह उपलब्ध कराना। तो ये पूरा आपको क्या करना है इन सब चीज़ों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे आ गया औसत सूचना विशेषज्ञ और नैदानिक विशेषज्ञ, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। यहाँ पे दो हैं, ये 4 प्रकार के फार्मासिस्ट बेसिकली हैं, है ना। तो यहाँ पे हो गया क्या, सामुदायिक विशेषज्ञ जिसने अपना एक मेडिकल स्टोर खोल लिया, वो एक अस्पताल, जो हॉस्पिटल में क्या है कि आप हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में चलेगा जहाँ पे आप एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, वहाँ पे आप क्या कर रहा है, वह डिस्पेंसिंग कर रहा है, वहाँ पे पूरा बता रहा है। औसत सूचना विशेषज्ञ, यहाँ पे आप पूरे डॉक्टरों को और अपनी खुद की क्लिनिक ओपन करके वहाँ पे बता रहा है। ऐसा यहाँ पे जो है अस्पताल विशेषज्ञ में, इसका मतलब क्या है, अस्पताल विशेषज्ञ का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप ड्यूटी डॉक्टर है ना, एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट तो नहीं होगा, ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होगा, जहाँ पे क्या है दवाइयों का रख रखाव है, उससे चीज़ें ली गई है। दूसरी बात क्या है, नैदानिक, ये है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इससे अभी कहा कि वर्तमान में पंजीकृत उस व्यक्ति से जो रोगी की देखभाल करता है। तो रोगी की देखभाल कहाँ, वार्ड में आप करोगे, जिससे औषधि के उपयोग की क्षमता बढ़ जाती है, औषधि का उपयोग अच्छे से बढ़ जाए, और स्वास्थ्य कुशलक्षेम और रोग निवारण में संवर्धन होता है। मतलब कि आपको सीधी बात है, उसके स्वास्थ्य कुशलक्षेम और रोग निवारण में संवर्धन होता है। नैदानिक विशेषज्ञ सभी स्वास्थ्य देखभाल स्थापनाओं में रोगी की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर यह है क्या है, आपका पूरा क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, जहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर एज आ काम करेंगे। नैदानिक विशेषज्ञ प्राय चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल वित्तकों से सहयोग करते हैं। मतलब कि ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हैं, यही ड्यूटी डॉक्टर जो आज बीएमएस बीएचएमएस बैठे रहते हैं, उनकी जगह पे क्या है क्लिनिकल फार्मासिस्ट रहेंगे। और जितने भी यहाँ वृत्ति को मतलब क्या होगा कि वही नर्सिंग, डॉक्टर्स, ऑप्टोमिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, किसी के भी साथ भी क्या कर सकता है, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन के वहाँ पे रोगी की देखभाल में सहायता करेगा। पंजीकृत विशेषज्ञ क्या है, पंजीकृत विशेषज्ञ से अभिप्राय उस व्यक्ति जो क्या है रजिस्टर्ड है, कहाँ पर, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, राज्य भेषजी परिषद के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है, उसको ही हम बोलेंगे क्या, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और ये किसके अंदर आता है, फार्मेसी एक्ट 1948 या फार्मेसी भेषजी अधिनियम 1948 भारतीय के अंतर्गत भेषजी की अपनी वृत्ति या कारोबार करता है। ठीक है, वृत्ति मतलब क्या, वृत्ति बहुत, ये वृत्ति जो वर्ड्स है ना, इनको ही समझना है। कारोबार तो हम समझ गए कि वो बिजनेस कर रहा है, दुकान खोला है, तो उसमें है। वृत्ति मतलब क्या, एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर रहा है, तब भी वो क्या करेगा, पंजीकृत विशेषज्ञ के रूप में ही काम करेगा। औसत पत्र का मतलब क्या है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है। इसमें क्या है, किसी पंजीकृत चिकित्सक या अन्य उचित रूप से लाइसेंस शुदा व्यवसायियों, चाहे इसमें देखिए किसी पंजीकृत चिकित्सक या अन्य उचित रूप से लाइसेंस शुदा व्यवसायियों, जैसे दंत चिकित्सक, औषधि पशु चिकित्सक या बीएमएस बीएचएमएस डॉक्टर जो आयुर्वेद है, होम्योपैथी है आदि का किसी विशेषज्ञ को रोगी को विशेष प्रकार आदि का किसी विशेषज्ञ, किसी भी फार्मासिस्ट को रोगी के विशेष प्रकार और मात्रा की
निर्मित या पूर्व निर्मित औषधि को मिश्रित करने, मात्रा को निर्मित या पूर्व निर्मित औषधि को मिश्रित करने और वितरण करने के लिए लिखित या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश से अभिप्राय है। मतलब कि ये डॉक्टर्स क्या करेंगे, कोई पशु चिकित्सक हो, दंत चिकित्सक हो, आपको प्रिस्क्रिप्शन भेजेगा और प्रिस्क्रिप्शन लिख के चला जाएगा। फिर देन उसके बाद क्या होगी, उसकी मात्रा निर्धारण या पूरी चीजें जो भी ड्रग्स से रिलेटेड है। और वितरण मतलब आप वितरण मतलब क्या समझते हैं कि भाई आज की डेट में दवाइयाँ क्या हाथ से दी जाती हैं कि भाई लोग खोल के चूर्ण दे दिया? नहीं, इसका मतलब ये है कि आप वितरण करने से मतलब क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस है, तो उससे भी तो वितरण ही हो रहा है, बॉडी में रोगी के उसमें जा रहा, शरीर में जा रहा, मतलब क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है। तो उसको आप उस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे ही उसको प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, औषधि पत्र के अंतर वस्तु, मतलब औषधि पत्रों के प्रकार, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है उनके प्रकार क्या है, तत्काल प्रस्तुत निर्मितियों का औषधि पत्र, तत्काल प्रस्तुत निर्मितियों का औषधि पत्र, मतलब कि ये एक क्या है, जैसे डॉक्टर ने तुरंत प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और तुरंत आ गया। एक आधिकारिक विनिर्मितियों का औषध पत्र, आधिकारिक मतलब एक ऑफिशियल प्रिस्क्रिप्शन होगा, जो है कैंसर है या बड़ी बीमारियां हैं उसमें, जिसमें या कोई ऑपरेशन है तो उसमें ये लगता है कि भाई 2 दिन 3 दिन पहले से डॉक्टर लिख के चला गया, फिर देन क्या है, दवाइयों को आपको निकलवाना है। तत्काल क्या कि तत्काल कोई सिम्टोमेटिक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तुरंत कोई दवाई देनी है, तुरंत एलोपैथी दवाइयाँ लिख दी, वहां पे इसका काम होगा। पेटेंट निर्मितियों का औषध पत्र, पेटेंट मतलब क्या कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो क्या जैसे कैंसर में हुई, कुछ हुई, तो इसके पेटेंट हो जाते हैं, तो जो जनरली नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स पे नहीं प्रोवाइड होते, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब वहाँ पे हो सकता है कि वो दवाइयाँ मिले ना, तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर लिख गया और उसको फिर आप क्या करोगे, मंगाओगे दूर से। औषध पत्र की अंत वस्तुएं, यहाँ पे अब क्या है कि जो औषध पत्र है उसमें आपको क्या क्या काम करने हैं ये आप देख सकते हैं कि आप जब आप एक हॉस्पिटल में हैं तो आपको एक बनाना पड़ेगा, है ना, जनरली डॉक्टर की सुपरविजन में आपको क्या करना है कि औषध पत्र किस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, जो मरीज है, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो डॉक्टर्स है उसका नाम, अर्हता, पता और पंजीयन संख्या, ये आपको देखना है। रोगी की सूचना, नाम, पता, आयु, लिंग, संवर्धन, ये सब आपको लिखना है कि क्या क्या है। तारीख, आरएक्स प्रतीक या लेख, आपको आरएक्स लिखना है, दवाइयों के नाम लें, और कौन कौन सी दवाइयां हैं उसके बारे में लिखना है। विशेषज्ञ के को वितरण के निर्देश या अभिदान, तो जो विशेषज्ञ है मतलब फार्मासिस्ट है उसको कैसे वितरण करना है, किस तरीके से देना है, ये तो ये जनरली हॉस्पिटल में ही होता है। रोगी के लिए निर्देश मेज पर रखे जाएं, मतलब ये क्या है, रोगी के लिए निर्देश क्या है कि कैसे आपको खाना है, क्या करना है, किस तरीके से आपको दवाइयों को लेना है, उस चीज़ के। फिर उसके बाद रिफिलिंग, विशेष लेबलिंग लगाना या अन्य अनुदेश, मतलब कि जो भी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं तो उसकी रिफिलिंग कब होगी। भाई कोई हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट एडमिट है तो उसको 2 घंटे बाद फिर से कोई सलाइन लगनी है तो वो क्या होगी, उसकी रिफिलिंग कब करनी है ये आप बताओगे किसको, नर्सिंग स्टाफ को। विशेष लेबलिंग लगाना कि भाई ये दवाई है जो विशेष टाइम पे देनी है, किसी अलग स्पेशल टाइम पे देनी है, 2 दिन बाद देनी है, या अन्य अनुदेश कुछ भी हो सकता है। इस बारे में आप किसको, ये पूरी जानकारी आप लोगों की विहितकर्ता के हस्ताक्षर और लाइसेंस या औषध प्रवर्तन अभिकरण संख्या अपेक्षा अनुसार, मतलब कि जो डॉक्टर्स के हस्ताक्षर लेना है, जैसे ड्यूटी डॉक्टर्स जनरली आते हैं तो क्या करते हैं, फिर वहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, साइन लेते हैं, और लाइसेंस या औषध प्रवर्तन अभिकरण संख्या अनुपेक्षा अनुसार, मतलब कि उसको प्रवर्तन, मतलब जब डॉक्टर आएगा तो फिर क्या करेगा, वो उन दवाइयों को चेंज भी कर सकता है कि भाई आपने दूसरे दिन तीसरे दिन किसी और एडमिट है और वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही तो आप दवाइयों को क्या करें, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर 1 था, इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बताई, तो आप इसको देख सकते हैं, एक बार रिपीट पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।